अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप दिन और रात का हिसाब लगा रही हैं? मैं लगा रही हूँ, वेट करो। तो हुआ ये कि 21 दिसंबर जो होता है वो दैट इज़ द लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द ईयर, तो वो तो गुजर गई। लॉन्गेस्ट नाइट थी वैसे, आपकी क्या ख्याल है? 21 दिसंबर इज सपोज्ड टू बी द लॉन्गेस्ट नाइट। यस, 21 की जो नाइट होती है, 21 और 22 की जो दरमियानी शब होती है, जो कि गुजरी, इट इज जो गुजरी है, जिसको गुजार के अभी हम सुबह आपके सामने यहाँ मौजूद हैं, वो साल की तवील तरीन रात थी। और आज जो दिन है वो साल का सबसे छोटा दिन होगा, इसलिए आपने जो काम करने हैं वो जरा जल्दी करने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन रात भी कोई इतनी लंबी नहीं थी, बट आई वुड हैव लाइक टू स्लीप मोर। तो मुझे तो ऐसी फीलिंग्स नहीं हुई कि जैसे कोई बहुत लंबी रात थी, बट थी अपैरेंटली। इसके बाद होता क्या है कि दिन का दौरानिया जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, एज इन सूरज आज इन द ईयर्स टाइम सबसे ज़्यादा जल्दी गुरूब होगा। हुआ कल भी, और अब इसके बाद बतदरीज जो मगरिब का टाइम है वो आगे बढ़ता रहेगा। यू विल गेट मोर डे लाइट। और फिर जो सर्दियों का मौसम जिसको कहते हैं ना, वो लिटरली इस दिन के बाद स्टार्ट होता है। हाँ। तो सर्दियों का बाकायदा आगाज जिसको आप कहते हैं वो हो गया। ऑल्दो सर्दी तो हो ही गई है, लेकिन इसके बाद लाइक देयर इज नो टर्निंग बैक टाइप सीन, तो इट्स गोइंग टू ओनली गेट कोल्डर। इस दिन जो है ना, सूरज सबसे ज़्यादा सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, और ये वो इलाका है दुनिया का ग्लोब का जहाँ पर दुनिया की लिटरली सिर्फ 10% आबादी रहती है। अर्जेंटीना आता है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया यहीं आता है। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है दिसंबर में गर्मी होती है, अर्जेंटीना में दिसंबर में गर्मी होती है, और साउथ अफ्रीका के कुछ इलाके भी आते हैं। न्यूजीलैंड आता है सदर्न हेमिस्फीयर में। सो यस, उलट चल रहा होता है यहाँ मामला। सो कुछ ऑस्ट्रेलियन दोस्त हैं, उनसे मैं पूछता हूँ अक्सर कि क्रिसमस का जो एक ट्रेडिशनल इमेज है वो यही है ना कि बर्फ़ है, ठंड है, सर्दी है। सो जो हमारे अर्जेंटीनियन दोस्त हैं उन्होंने कहा कि हम तो 16 डिग्री पे एसी चला लेते हैं कुछ देर के लिए एक दिन, टू गेट दैट फील ऑफ क्रिसमस। क्रिश्चियन मेजॉरिटी इन मुल्कों में भी जाहिर है, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो कहते हैं हमें बहुत मज़ा आता है, वी लाइक द समर्स, देयर आर लॉट ऑफ बीचेस इन ऑस्ट्रेलिया। उनकी समर क्रिसमस होती है, व्हिच इज अ फिनोमेना दैट यू डोंट अंडरस्टैंड। क्रिसमस एंड स्नो एंड सर्दी दे गो हैंड इन हैंड। और अगर कहीं बहुत गर्मियां पड़ रही हैं और वहाँ भी क्रिसमस ऑस्ट्रेलिया में पड़ रही है, अर्जेंटीना में पड़ रही है, तो वो लगता है कि कुछ रह गया, बट अपेरेंटली दे आर हैविंग फन। तो बाय द वे, ये जो हमारा वीकेंड अभी स्टार्ट होगा, आज फ्राइडे है और कल से तो ये क्रिसमस वीकेंड भी होगा। तो आई एम श्योर पीपल हु आर गोइंग टू बी सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, उनके लिए बड़ा एक्साइटिंग ये टाइम सर्टनली। और मंडे को 25 दिसंबर की एक तो हमारी जो मसीही बिरादरी है वो सेलिब्रेशन करेगी, फिर कायदे आज़म डे है, सो उसकी पूरे मुल्क को वैसे ही छुट्टी होगी। सो ये लॉन्ग वीकेंड जो आ रहा है ना आपका, हमारी मुलाकात रहेगी। ऑफ कोर्स हम तो आपके साथ ही होंगे। ये तो खैर इतने साल हो गए, आपको पता ही है हाउ दैट गोज। तो बेसिकली लॉट्स हैपनिंग। वैसे लेकिन एक इस वक्त से ही मैंने जुड़ी बात करनी है थोड़ी सी, कि रात कितनी भी तवील हो, सुबह आनी ही होती है, सूरज निकलना ही होता है। सो इन केस आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत ही लो टाइम गुजर रहा हो, आपको हर तरफ अंधेरा नज़र आ रहा हो, सुबह तदरीज अगर आप कोशिश करते रहेंगे या ऑटोमेटिकली भी वो दिन का दौरानिया जो है या रोशनी का दौरानिया जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ओ अच्छा, हो गया। अब्दुल्ला, अच्छी बात थी, लेकिन but we just started and वो बाकी सबकी आ गई है, आपकी नहीं आई। Yeah, but I'm not really interested. Anyway, ज़्यादा मजे की बात है। Hope alive and move ahead in life. अच्छा, मैं अब ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातों में आती हूँ, जो कि फन है ना। इतना बड़ा सुबह फलसफा किसी ने नहीं सुना, क्योंकि शादियाँ तो हो ही रही हैं, और अक्सर शादियों में होता ये है कि खाना कम पड़ जाता है। बहुत सी शादियों में मतलब बड़े फड्डे, लेकिन हो जाता है। अक्सर नहीं होता लेकिन हो भी जाता होता है, और फिर उसको और इसमें मेज़बान का कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो हो जाती है ना। तो कुछ मखसूस डिश जो होती है, कोई बहुत फेवरेट डिश हो जाए, वो फौरी ख़त्म हो जाती है, ऐसा तो होता ही है। तो जिसपे लोग कुछ नाराज़ भी हो जाते हैं। तो एक आपको वीडियो दिखानी है, दिस इज़ फ्रॉम इंडिया, और उसमें एक शादी में उस वक्त लिटरली शादी हॉल जो है, जो पंडाल है, वो अखाड़ा बन गया जब पालक पनीर में से, मटर पनीर में से एक्चुअली पनीर गायब हुआ है। इस पे तो फटा पड़ेगा, इस पे तो फटा, ये तो मसला हो गया, ये तो मसला हो गया। देखिए, कुछ चीज़ें हम जस्टिफाई तो खैर बहुत लंबा वर्ड हो गया, लेकिन कुछ चीज़ों में बनता है। तो अगर पनीर ही खत्म हो जाए तो बनता तो मुझे लगता है इनमें से लोग जो है ना, कुछ लोग जिनको मार पिट रही है, वो मटर पनीर में से पनीर उठा के हाथों से खा रहे होंगे। और वैसे भी आपको जो पीछे रह गए सिर्फ मटर मुंह चढ़ा रहे थे। और and who wants to have just mutton? मतलब you know what happens after that. So it's like equivalent to not having meat
in a chicken का और mutton का कोरमा and just सालन. Yeah. Right? You understand the concept then? So ये थप्पड़ दो थप्पड़ दे, सब जबरदस्त प्लास्टिक कुर्सियां भी चल रही हैं और बाय द वे ये मटर सारा 400 मामला रुपए किलो चल रहे हैं, हो तो रहा है। मटर भी आजकल अच्छा, बड़ी और चीज़ मटर बन में भी गई ना है। वो खुशबू नहीं है जो मटर की होती है और अच्छी वाली। मटर तो जब आप मटर खोल रहे होते हैं, छील रहे होते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, वो जो स्वीट वाले होते हैं वो तो आप कच्चे ही खा सकते हैं, वो मीठे हाँ। मीठे अब वैसे भी नहीं रहे। ये वैसे ही हमने विजुअल्स एमी वैसे वो जो येलो शर्ट वाला है ना, मजे का नहीं, बेजर अजीब सा बेदिली से कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ एमी बिला सो वजह यू से वांट कुछ कि ऐसा और हो को रहा है। सुन लगाए, मतलब कोई ठीक थोड़ा सा ठाक तो होनी चाहिए। कुछ जोश होना चाहिए, कुछ पता लगना चाहिए लड़ाई हो रही है ऐसे हमें ढीले अगर से हाथ लड़ाई से। कर ही रहे हो तो फिर हाँ, वैसे तो लड़ो, नहीं करनी चाहिए सही तरह। हाँ, किसी भी बात पे। लेकिन एक बात मैं एक्चुअली कल परसों भी सोच रहा था, बिकॉज आजकल इतनी शादियां हैं और हम जाहिर है अटेंड कर रहे हैं और देख रहे हैं, एंड देयर सो मच वेस्ट ऑफ फूड, ऑल्दो आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ उसका ठिकाना हो जाता है, नहीं, अब तो डोनेट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन क्यों हॉके में आपने प्लेटें भरनी है? मुझे कोई समझा देगा ये जरा? अब कितना इंसान खा सकता है? और वो काफ़ी खा सकता है, ठीक है खा सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि वो जो झूठे बर्तन जहाँ पड़े होते हैं उसमें प्लेटें भरी होती हैं खाने से। It's true, I cannot deny that. Although I love food and I am probably one of those people जो कि मैं काफ़ी खाना डाल भी लेती हूँ। भाई आप दोबारा डाल लें, 3 दफ़ा डाल लें, 4 दफ़ा डाल लें, आप हाँ, लेकिन वो लालच में ना कि बोटियाँ चुन के नहीं खत्म होगा इंशाल्लाह, जो आपके नसीब का है आपको मिलेगा। और अगर ख़त्म हो गया तो केस इन पॉइंट आपको बता ही दिया है कि क्या किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, ये मजाक है, ये मजाक था। अच्छा, लेट अस टॉक अबाउट फूड भी हो गया, फड्डे भी हो गए, फिटनेस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भाई अब ये फूड और फिटनेस कैसे हैंड इन हैंड आ सकते हैं? एग्जैक्टली, इसी में कह रही हूँ, लैक ऑफ फिटनेस पे बात कर लेते हैं। लैक ऑफ फिटनेस पे ही बात क्या होगी अब। वजूहात है हमें नहीं पता, लेकिन लैक ऑफ फिटनेस चल रही है इन आवर क्रिकेट टीम। यस, क्यों भाई? अब टीम का हिस्सा बने हो तो फिट तो रहना चाहिए, बट हुआ क्या है जी, न्यूजीलैंड T20 सीरीज की बात हो या ऑस्ट्रेलिया में मौजूद टेस्ट स्क्वाड की, सिलेक्शन कमेटी के फैसलों और खिलाड़ियों की फिटनेस से मुतालिक मुसलसल रोजाना कोई नित नए सवालात जो हैं वो उठ रहे होते हैं। और अब पता चला है कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान T20 सीरीज से मुकम्मल आराम चाहते हैं। इसका मतलब यही हुआ ना कि they don't want to go to New Zealand. Okay. लेकिन टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने कह दिया मुश्किल सीरीज में किसी सीनियर खिलाड़ी को मुकम्मल आराम देना मुमकिन नहीं है। दोनों खिलाड़ियों को 5 में से 3 मैचेस तो खेलना होंगे, और हो सकता है ओपन भी करना पड़े। हाँ, तो 3-1 खेल ले तो 3-1 खेल ले, 2 दूसरा खेल ले तो दोनों कर ले। दिलचस्प चीज़ देखें कि T20 सीरीज में आजम खान, मोहम्मद रिजवान और हसीबुल्लाह शामिल हैं, जो तीनों विकेट कीपर बैटर्स हैं। सिलेक्शन कमेटी का काम टीम फाइनल करके देना होता है, लेकिन किसको किस पोजीशन पर खिलाना है ये कप्तान और कोच कंडीशंस देखकर ही फैसला करते हैं। मगर सिलेक्शन कमेटी अभी से बता रही है कि कौन किस पोजीशन पर खेलेगा। ये भी बज़ाहिर गैर मामूली सा ही लग रहा है, जैसे अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा, बिकॉज सम थिंग्स शुड बी लेफ्ट for the captain to decide. तो बेसिकली and the coach सिलेक्शन to कमेटी ने decide. ऑस्ट्रेलिया में ऐसे खिलाड़ियों को भी भेज दिया जो अभी तक आपको पता ही है कि इंजरीज का सामना कर रहे हैं और यकीन से नहीं कहा जा सकता कि वो अगले टेस्ट मैचेस तक फिट हो भी सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे। सो दैट इन इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन मार्क। दौरा ऑस्ट्रेलिया पर पाकिस्तान टीम की मुश्किलात सबके सामने है और दुआ ही की जा सकती है कि T20 तक बाय द टाइम पहुंचे तो तब उनके ज़रा हालात बेहतर हो जाएं। इसी पे बात क्या कर किया जा लेते सकता है? हैं सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, हम फिट क्यों नहीं है? मतलब सिकंदर हम इंट्रिंसिकली अनफिट नेशन है कि नहीं, वो तो हमारे सिक्कू तो बहुत फिट आदमी है। हाँ, मैंने सिकंदर से उनके बारे में नहीं पूछा, मैं एक राय ले रही हूँ। सिकंदर समझ आ गई है ना, राय दे दें प्लीज। व्हाट इज रॉन्ग विद आवर प्लेयर्स फिटनेस? मुझे खुद नहीं ये बात समझ में आ रही है, इसलिए कि आजकल इतनी कम क्रिकेट खेलते हैं ये लोग, 4 ओवर की क्रिकेट खेलते हैं। या तो जो मैं बैठे सोच रहा था इस बात पे कि यार ये कैसे, क्या ये वजह हो सकती है कि हम शुरू से 4 ओवर क्रिकेट ही खेलते रहे, और आप जितना खेलते हैं ना, या जैसे बॉलर है वो जितनी बॉलिंग करता रहता है उसका जिस्म मजबूत होता जाता है। मतलब अगर आप दिन में 20 ओवर कर रहे हैं, 18 ओवर कर रहे हैं, 16 ओवर कर रहे हैं, तो आप
एक आधा सीजन के बाद आप तगड़े हो जाते हैं। जब मैं पाकिस्तान टीम में आया था, अंडर 19 खेलता हुआ, तो उस वक्त हम सिर्फ 4 ओवर क्रिकेट ही खेलते थे और इनिशियली स्टेज पे मुझे कभी भी इंजरी नहीं हुई। बीच में जाके जब हम ज्यादा खेलने लगे तो फिर इंजरीज होने लगी, मगर ऐसी इंजरी नहीं थी कि जो बिल्कुल ही आउट कर दे, मगर हुई बगैर किसी शक के, हर एक को होती है। और उस जमाने में आप यकीन करें, हमने जिम की शक्ल ही नहीं देखी थी, मैंने नहीं देखी थी। कम से कम 5-6 साल गुजरने के बाद पता चला कि एक एरिया होता है जिसको जिम कहते हैं, वहाँ पे मशीनें लगी होती हैं, वेट ट्रेनिंग होती है। किसी ने नहीं बताया, नॉट इवन जो हमारे साबिक कप्तान थे उन्होंने भी हमें नहीं बताया, कि इसलिए कि वो तो इंग्लैंड से आए थे, जो इंग्लैंड के लोग थे, किसी ने नहीं बताया सिवाय माजिद खान के कि आपने भागना है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी। हमें पता ही नहीं था इन सब चीजों का, मगर पता नहीं, मुझे तो बिल्कुल इसका आइडिया नहीं। या तो लड़कों का जिस्म तैयार नहीं होता और ये लोग आकर खेल लेते हैं और ज्यादा लोड पड़ जाता है जिस्म के ऊपर जब ये बॉलिंग वॉलिंग करते हैं। कई बच्चे हैं हमारे यहाँ, ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे स्पाइक्स जो कि कील वाले जूते होते हैं, उसकी इजाजत ही नहीं है खेलने की। और जब पहाड़ों पे खेल रहे होंगे या मिट्टी में खेल रहे होंगे तो वो आप नहीं पहनेंगे। जब आप स्पाइक्स पहनते हैं और फिर उससे बॉलिंग करते हैं, उसका भी असर आपके जिस्म पे पड़ता है। उस सब को, आपकी बॉडी को ना अपने आप को, और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस भी अब्दुल बड़ी माजिद भट्टी भी hard बता ground सकते हैं, है। बड़ा बहुत नहीं, ज्यादा जैसे कि जमीन का भी ऑस्ट्रेलिया तो फर्क हम है। पहले भी कह चुके हैं। जी हाँ अब्दुल्ला, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलियन कंडीशन जो है वो दुनिया की मुश्किल तरीन कंडीशन क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, जहाँ पर फिटनेस आपको ज्यादा चाहिए होती है। अक्सर हमारे जो बॉलर्स हैं वहां जाकर अनफिट हो जाते हैं। लेकिन जो सिक्कू भाई बात कर रहे हैं, जिस जमाने में ये खेलते थे उस जमाने में टेस्ट क्रिकेट होती थी, शायद 3 वनडे मैचेस टेस्ट सीरीज के साथ होते थे। लेकिन अब एक और फॉर्मेट शुरू हो गया 2006-7 से, वो T20 फॉर्मेट है। फिर उसके साथ जो फॉरेन लीग्स है वो बहुत ज्यादा हो गई। तो लड़के पैसे कमाने के चक्कर में, अब जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी हैं, हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, उनको रेस्ट मिल नहीं रहा। वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं, वनडे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, T20 क्रिकेट भी खेल रहे हैं, फिर फॉरेन लीग्स भी खेल रहे हैं। अब जो लेटेस्ट कल रात मुझे खबर पता चली कि शाहीन अफरीदी का इस वक्त जो फिटनेस लेवल है, अगर पाकिस्तान मेलबर्न टेस्ट भी हार जाता है तो टीम मैनेजमेंट ने तय कर लिया है कि सिडनी में जो तीसरा टेस्ट होगा उसमें शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट करवाएंगे, ताकि न्यूजीलैंड के जो 5 T20 मैचेस हैं उनसे पहले वो ताज़ादम होकर खेलें। तो मेरे ख्याल में फटीग जो है वो बहुत ज्यादा है। लड़के पैसे कमाने के चक्कर में अपना वर्कलोड मैनेज नहीं कर पा रहे, और हमारा फिटनेस लेवल वो नहीं है जो आप इंडिया में देख लें। विराट कोहली ने जो फिटनेस लेवल कायम किया, उसकी वजह से उनकी टीम जो है, सारी टीम सुपर फिट हो गई और उनकी परफॉर्मेंस देख पता है, क्योंकि वो एक यू derive होती है, एक लीड बाय inspiration होती है। एग्जांपल, एग्जैक्टली। और विराट कोहली का हम काफी बार एग्जांपल दे चुके हैं, बट उन जैसे भी वैसे कम ही हैं। आई मीन फिट हैं लोग, लेकिन विराट कोहली इज अनदर लेवल ऑल टुगेदर। भट्टी साहब, लेकिन कमिंग बैक टू हमारे बॉलर्स एंड ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड, क्या ये प्रॉब्लम्स जो हैं फिटनेस की, ये पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी बॉलर्स को ही होती है, लेकिन वरना बाकी भी तो एशियन टीम्स जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया में प्ले करती हैं, तो इंडिया जाती भी है, जीत के भी आती है। और भी एशियन टीम्स हैं, We are in the South same Asian teams region, हैं। India and us. श्रीलंका है, बांग्लादेश है, और भी टीमें जाती हैं, उनके साथ भी यही हो रहा होता है जो हमारे साथ होता है। देखिए कम होता है, लेकिन हमारे साथ हमने अक्सर देखा है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स जब भी जाते हैं उनमें से एक आध प्लेयर बड़ी इंजरी का शिकार हो जाता है। लेकिन अब्दुल्ला और हुमा, अगर आप हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट की कहानियां सुन लें ना, अब जिस तरह खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल जो रिसेंटली फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल कर गए हैं, इन्होंने यकीनी तौर पर 4 दिन के मैचेस खेले, लेकिन ये बीच में रेस्ट करने भी चले जाते हैं। मैं आपको पाकिस्तान के एक बहुत बड़े कप्तान की कहानी बताता हूँ, जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी कई साल पाकिस्तान के लिए खेले, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, टेस्ट, वनडे, T20 सब में उन्होंने पाकिस्तान की कप्तानी की। लेकिन जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, कई बार वो टॉस के मौके पर ग्राउंड में मौजूद ही नहीं होते थे, अभी वो ग्राउंड पहुंचे नहीं होते थे, उनकी जगह दूसरा लड़का टॉस कर लेता था। तो हमारी क्रिकेट में वो बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं कि अगर हम टेलीविजन पर बयान करें तो लोग कहेंगे शायद ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं, लेकिन
बहुत सी कहानियां तो खैर सुनी अच्छा सुनाई भट्टी पहुंच ही साहब, जाती हैं, आप लेकिन मुझे बताइएगा, खुरम की कोई रिप्लेसमेंट नहीं भेजी जा रही है ऑस्ट्रेलिया, सो वुड ही बी अवेलेबल फॉर द मेलबर्न टेस्ट, वुड ही नॉट बी अवेलेबल? अगर मतलब शाहीन होंगे, उसके बाद अगर शाहीन भी अवेलेबल नहीं होते इन द थर्ड टेस्ट और खुरम भी नहीं होते अवेलेबल, तो हम क्या करेंगे? देखिए, हमारे पास अभी भी पीछे मीर हमजा बैठे हुए हैं, हसन अली हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर है, 3 फास्ट बॉलर्स तो हैं। लेकिन मसला वही है कि मोहम्मद वसीम जूनियर भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते। मीर हमजा मेरा ख्याल में वाहिद बॉलर हैं जिन्होंने पूरा फर्स्ट क्लास सीजन कराची की तरफ से खेला। फिर हसन अली जब पाकिस्तान में होते हैं वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन देखिए, हमारा जो एक डोमेस्टिक सिस्टम है, मैं और सिक्कू भाई कुछ दिन पहले भी हमने बात की थी कि हमारा जो फर्स्ट क्लास सीजन है उस पर बहुत सारे सवालात है हमारे सिस्टम। अच्छा, एक और सवाल जो हमारे जहन में उठ रहा है, जो कि हुमा करना चाहती हैं आपसे। नहीं, मेरे जहन में अच्छा, मेरे जहन में है, क्योंकि अभी हमने रिपोर्ट किया है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम नहीं खेलना चाहते हाँ, वो जो हमें बता रहे T20 हैं। सीरीज। सो ये इजाज़त और, लेकिन उन्हें मैनेजमेंट ने कहा नहीं जी, हमें तो तजर्बाकार प्लेयर्स की ज़रूरत है। क्या पैटर्न होना चाहिए कि भाई अगर नहीं, आई एम नॉट विलिंग टू प्ले एंड आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ फिट टू प्ले एंड आई नीड रेस्ट, तो मुझे ज़बरदस्ती, आई बिलीव कि मुझे ज़बरदस्ती नहीं खिलाना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक सिक्कू? एंड फिर हम आपसे इंसाइट भी लेंगे माजिद भट्टी साहब। देखो, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो दोनों इस वक्त इसलिए कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटा दिया गया है। उनके पर रिजवान तो खेल ही नहीं रहा, 3 विकेट कीपर भी आ गए, तो हो सकता है थोड़ा सा, जैसे मेरा बेटा कहता नखरस, तो थोड़ा उन्होंने नखरा के बात आ गई है। मगर मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, अगर वो नहीं खेलना चाहते तो उनको वापस भेज दिया जाए और ये जरूर देखा जाए कि उनका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो किस किस्म का है, उसमें कौन से ऑप्शंस हैं कि आप अपने आप को विड्रॉ करते हैं तो उसका क्या असर होता है। मैंने कहा ना कि जब क्रिकेट बोर्ड खुद वीक फुटिंग पे खड़ा हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है कि जी हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है, कल भी हमको, परसों भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि वो भी जाना चाहते हैं, चेयरमैन साहब, चीफ सेलेक्टर भी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। उनका, मुझे ये बताएं, हमारे यहाँ को मैंने कभी नहीं देखा कि ऑफिशियल सारे जो है हमारे पाकिस्तान आके टूर कर रहे हैं। ये लोग सब इसलिए वीक फुटिंग पे हैं, तो वो कोई फैसला नहीं कर सक रहे हैं कि इन लड़कों को कैसे हैंडल कर सकें। अभी आप लोग शाहीन की बात कर रहे थे, अगर वो वाकई इसको कोई प्रॉब्लम है तो क्या इतना जरूरी है उसका खेलना जाकर न्यूजीलैंड में कि मैं कप्तान बन जाऊं एक दफा, मेरे पे एक मोहर लग जाए? भैया, अगर आप शायद सिकंदर उनको खुद भी वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही हो कि अब कप्तान बनाया है तो जाना भी चाहिए, मतलब या ये फिर भी... अगर वो अनफिट हैं तो वो दूसरे टेस्ट भी ना खेलें फिर। देखो, बात से, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अगर आप में कोई प्रॉब्लम है, ये फैसले तो आप लड़के ने भी करने होते ना, कि वो खुद हम तो जब टेस्ट होता था, कोई अगर किसी का अनफिट का होता तो वो कहते थे आप जाके सुबह बॉलिंग करके दिखाएं और बोलें, हमें बताएं कि आप फिट हैं कि नहीं है। तो एक पर्सनल राय भी होनी चाहिए ना, मगर यहाँ पर वो चीज़ नहीं मैं देख रहा। लोग जो है, एक तरफ शाहीन तो बहुत एक्साइटेड है कि वो तो सारे मैचेस खेलना चाह रहा है, मगर दूसरी तरफ बाबर और रिजवान जो है वो मुझे जाना ही नहीं चाहते। अच्छा, फाइनली हम बहुत सी बातें करते हैं कि ये लोग नहीं जाना चाहते। जी बिल्कुल। और ये भट्टी साहब बताएंगे वैसे कि क्या कहानी। भट्टी साहब, एक और चलें, आपके लिए एक और सवाल भी है कि हम बात करते हैं कि बहुत और लीग्स में भी प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, फटीग सेट इन हो जाती है नेशनल ड्यूटी के लिए, दे आर नॉट फिट इनफ टू वर्क। ये अपनी लीग्स में खेलना, इसको मैनेज करना, फिर एक रोटेशन पॉलिसी भी है, ये सब कुछ प्लेयर और पीसीबी मैनेजमेंट के दरमियान में तय नहीं होना चाहिए कि आप कितना खेल सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कौन से डेट्स, कौन से मंथ्स में जा सकते हैं? के बगैर नहीं जा सकते। नहीं तो इजाजत एक चीज होती है, मैनेज करें। इजाजत कभी कभार नहीं भी मिलनी चाहिए जब आपको पता हो कि महीने बाद आपका अपना है। भट्टी साहब बताएंगे। आई थिंक 2 लीग की इजाजत है, बट एनीवे जी हाँ, हुमा, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिसेंटली कानून बनाया है, पीएसएल के अलावा 2 लीग जो हैं फॉरेन लीग, वो प्लेयर्स खेल सकते हैं। भट्टी साहब, वो अब बना है ना कानून? अब बना, जी नहीं, पहले भी था, नजम सेठी साहब के पिछले दौर में बना था, लेकिन अमल नहीं होता। बड़े प्लेयर्स जो हैं, अभी हमने हारिस रऊफ का एक मसला देखा। हारिस रऊफ ने टेस्ट क्रिकेट खेलने से मना कर दिया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनके पास बी कैटेगरी है। भाई, आप जब 45 लाख रुपए महीने के ले रहे हैं तो आप कैसे मना कर सकते हैं कि आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे? फिर हारिस रऊफ को बिग बैश के लिए पीसीबी ने एनओसी दे दी। जो सिक्कू भाई बात कर रहे थे ना, असल मसला वही है कि हम कमजोर फुटिंग पर खड़ी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड।
क्रिकेट बट बोर्ड सर के पास एक फुटनोट, एक और चीज, हमने 2 लीग्स की बात की है, वी वर जस्ट कैलकुलेटिंग, पीएसएल तो चलो खेल ही रहे हैं जो कि महीना डेढ़ उसमें लग जाता है, हर लीग में कोई महीना तो लगता ही है, तो 3-4 महीने साल में, तो लेकिन एवरेज बाज में पूरी भी लीग नहीं में ही खेलते निकल गए। वैसे। बाज लीग्स पूरी, जो फॉरेन लीग्स हैं वो बीच में भी छोड़ के आते हैं टाइम्स, अगर नेशनल लीग बट फिर भी टाइम तो अलॉट हो गया ना, आपका डिवोट हो गया इन चीजों पे। भट्टी साहब देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक जो सिस्टम बनाया है कि मिसाल के तौर पे अगर शाहीन शाह अफरीदी को दुबई में IL T20 खेलनी है तो वो एप्लीकेशन देंगे पीसीबी को, तो फिर पीसीबी का जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है वो नेशनल सिलेक्शन कमेटी चीफ सिलेक्टर्स है, और अब जिस तरह मोहम्मद हफीज डायरेक्टर क्रिकेट हैं उनसे मशवरा करेगा कि क्या हम शाहीन शाह अफरीदी को रिलीज कर दें। तो पीसीबी के पास वो केस जाता है, पीसीबी रिलीज कर देता है, लेकिन मैंने नहीं देखा किसी बड़े प्लेयर ने अप्लाई किया हो और उनको पीसीबी ने मना किया। अच्छा, क्विकली 30 सेकंड में आप ये जवाब दे सकते हैं, व्हेन वी वर ग्रोइंग अप प्लेयर्स जो हैं वो काउंटी खेलने जाते थे और वहां से ग्रूम होते थे और वो सारा सिलसिला होता था, यूं एक क्लासिक 4-डे क्रिकेट होती है, अब तो सिर्फ लीग्स ही होती हैं, तो अब भी जाते हैं हमारे लड़के काउंटियां खेलने के लिए? कुछ तो गए। देखिए, बहुत कम जाते हैं, लेकिन जिस तरह शान मसूद गए काउंटी खेलने, उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, लेकिन ज्यादातर जो हमारे लड़के इंग्लैंड जाते हैं वो T20 खेलने जाते हैं, वो बस लीग्स पे इन्हिसार करते हैं, T20 पे इन्हिसार करते हैं, दैट इज आल्सो द डिफरेंस, इसकी वजह से इश्यूज भी आते हैं। बट थैंक यू, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। थैंक यू सिको फॉर बीइंग विद अस वंस अगेन, Thank you. एंड यू टू हैव अ गुड डे अहेड। अच्छा ओके, ये अजीब सी बात है ना, एक बात मैं करना चाहता हूँ कि भाई एक चीज़ हो रही हो और पूरे मुल्क वो को पता हो और महसूस करे, और जो इंटरनेट यूज़र है वो कहे कि भाई ये काम तो ठीक नहीं हो रहा या ये चल नहीं रहा, लेकिन वो इदारा जो इसका रिस्पॉन्सिबल है, जिसने सारा कुछ देखना है, कहता है अच्छा हमें तो पता ही नहीं ठीक ही लग रहा है। मतलब अब जो भी हो रहा था उन्हें देखना तो चाहिए था। अच्छा, आपको जरा केस पॉइंट बता दें बात क्या हो रही है। आपको पता है कि लास्ट वीकेंड संडे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वर्चुअल जलसा था, तो उसके दौरान अभी जो जलसा अटेंड वर्चुअली कर रहे थे सोशल मीडिया में, दैट्स अनदर स्टोरी, लेकिन जो लोग वैसे ही ऑनलाइन थे उनको भी पता चल रहा था कि इंटरनेट चल नहीं रहा, मतलब कोई एप्लीकेशंस नहीं खुल रही आपकी, खासतौर पे ट्विटर, फेसबुक, रिफ्रेश नहीं हो रही सब कुछ, तो ये तो चल ही रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये भी हम आपको बता दें कि 17 दिसंबर इतवार की रात थी, बाय द वे, मुल्क भर में सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के इस्तेमाल में सार्फिन को मुश्किल पेश आई या नहीं, जियो फैक्ट चेक सच सामने ले आया। 17 दिसंबर की रात तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने PTI का वर्चुअल जलसा नाकाम बनाने के लिए जानबूझकर इंटरनेट सर्विस बंद की, मगर साथ ये भी दावा किया कि लाखों लोगों ने उनका वर्चुअल जलसा अटेंड किया। तो ये भी साथ साथ बातें चल रही थी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का मौक़िफ़ था, इंटरनेट सर्विस बंद नहीं की, अलबत्ता कुछ जगहों पर स्पीड कम होने की तहकीकात की जा रही हैं। आज 5 रोज़ हो गए हैं, लेकिन वो तहकीकात जो है ना उनका कुछ अता पता नहीं है वैसे। लेकिन जियो फैक्ट चेक सामने लेके आया है कुछ हक़ाइक़। इंटरनेट की निगरानी करने वाली आज़ाद तंजीमों और डिजिटल हुकूक के कारकुनान ने इस बात की तस्दीक की है, इस बात को वेरीफाई किया है कि 17 दिसंबर की रात पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस में सुस्त रवि का कंज्यूमर को, यूज़र को सामना रहा है। सो ये कह दिया जाए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ये बात हकीकत पर मबनी नहीं है। रोम में कायम ओपन ऑब्जर्वेटरी ऑफ नेटवर्क इंटरफेस ने ईमेल के ज़रिए जियो फैक्ट चेक को बताया है कि 17 और 18 दिसंबर को पाकिस्तान में कई सोशल नेटवर्क्स नाकाबिले रसाई थे, उन तक नहीं पहुंचा जा सकता था। ONI के मुताबिक इस तंजीम ने 17 दिसंबर को रात 8 बजे से 18 दिसंबर को सुबह 2 बजे तक, यानी रात 2 बजे तक हम कर लें, ट्विटर यानी X, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब तक रसाई में रुकावट को रिपोर्ट किया है। So that's the fact. अब लेट्स सी क्या होता है। अब इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है, खदशा पैदा हो गया है इस हरकत के बाद कि सारिफीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है या रुकावट महसूस कर सकते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड। एंड डेफिनेटली अगर ऐसा हुआ है, जो कि डेफिनेटली सारों ने फील किया है, ऑब्जर्व किया है और हुआ है, तो बात भी होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शंस आर जस्ट राउंड द कॉर्नर। हमें इस वक्त और पता क्या, ये बात बनती ही ना, ये लिटरली इशू खड़ा ना होता, ये चीज़ होके ख़त्म भी हो जाती अगर ये रुकावट जो अपेरेंटली लग रहा है मुबैना तौर पर डालने की कोशिश की गई, अगर ये ना डाली जाती। जब आप किसी को या किसी चीज़ को या किसी एक्ट को रोकने की कोशिश करते हैं, वो एक्ट और उभर कर सामने आता है।
why ये have बात we not कितना learned मुश्किल है it by understand now? करना। मुझे आई एम सॉरी, इट्स अ जोक। ये बात बेशक ये सोशल मीडिया पे ज़रा दबाव डालना बंद करना ताकि लोग ना अटेंड कर सकें, और ऐसी हज़ार और टैक्टिक्स होते हैं। हैज़ इट एवर वर्कड? हैज़ एनीथिंग एवर वर्कड? तो मुझे तकलीफ इस बात की अब्दुल्ला ये होती है कि हम सीखेंगे कब भाई? एक दफ़ा करके देख लो, नहीं हुआ तो अगली बार ना करो, वरना यही होगा जो हम बातें कर रहे हैं। डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट उसामा खिलजी हमारे साथ हैं। उसामा से बात करते हैं। उसामा, हम वही बात कर रहे हैं कि संडे नाइट को क्या हुआ था। मुल्क के अक्सर इलाकों में सोशल मीडिया एप्लीकेशन जो थी वो या तो बंद ही हो गई थी या इंतहाई स्लो थी। तो PTA के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जाहिर है एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसा हुआ डिस्पाइट व्हाट PTA से। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि PTA की मर्जी के खिलाफ कुछ हो रहा हो और वो सच बोल रहे हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया? उन्हें पता नहीं लग रहा तो कर क्या रहे थे? जी उसामा। PTA के मालूमात में ना होना कि सिर्फ जो है 3-4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में ब्लॉक हो रहे हैं, ये ज़रा मुश्किल है मेरे लिए इस बात पे यकीन करना, क्योंकि जो वेब मॉनिटरिंग सिस्टम है जो दिसंबर 2019 में जो है लगाया गया था PTA के ज़रिए, उसका इख्तियार और कंट्रोल PTA के पास ही होता है कानूनन, और उसमें यह है कि पूरी फिल्ट्रेशन होती है। तो आपने अगर किसी वेबसाइट को ब्लॉक करना होता है, किसी ऐप को ब्लॉक करना होता है, तो आप जो गेटवे लेवल पे जो है उसको ब्लॉक कर सकते हैं PTA के ज़रिए। इससे पहले जो है ISPs को कहा जाता था कि इन वेबसाइट्स को ब्लॉक करें, और फिर वो करते थे, लेकिन अभी जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर पिछले कुछ दिनों में कुछ तब्दील हो गया हो तो वो फिर कोई और बात है, लेकिन वैसे PTA का इसके बारे में ना मालूम होना एक बहुत मुश्किल बात है, अनबिलीवेबल है, क्योंकि IT मिनिस्ट्री और PTA इकट्ठे ही ये सेंसरशिप का पूरा जो सिलसिला है उसको ख्याल वही करते हैं। अनबिलीवेबल तो यकीनन है। उसामा, अब एक खदशा है कि आने वाली सियासी एक्टिविटी के दिनों में नेटवर्क सर्विसेज में ऐसा खलल मामूल बन सकता है। वैसे इस पर अब जितनी बात हो रही है, जितनी तनकीद हो रही है, होपफुली कोई सबक सीख ले बार बार, लेकिन ये मामला सामने आ सकता है। ऐसा हुआ तो जमहूरी अमल पर इसका क्या असर हो सकता है? देखिए, इंटरनेट की बंदिश हमने मई में भी देखी, 4 दिन के लिए बंद थी। फिर अभी हमने देखा दोबारा से सोशल मीडिया की जो है साइट्स बंद हुई थी, और फिर बल्कि कल ही हमने देखा कि ट्विटर जो है सुबह ब्लॉक हुआ था। तो यही हमें नज़र आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सियासी एक्टिविटी जो होती जा रही है, इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, और कैंपेनिंग को रोकने के लिए, जलसों को रोकने के लिए जो है सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स बंद की जा रही हैं। और मेरे ख्याल से तो लगता है कि आगे इलेक्शन से पहले काफ़ी दिनों में ये होता जाएगा, और ये जमहूरियत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और आइन के भी ख़िलाफ़ है, क्योंकि हमें नज़र आता है कि आइन हमें आर्टिकल 19 के तहत जो है इज़हार राय की आज़ादी देता है, एक हक़ है हमारा। उसके अलावा मालूमात तक रसाई का हक़ जो आर्टिकल 19A देता है, और दीगर इस तरह राइट टू एसोसिएशन जो है आर्टिकल 17 देता है। तो इस तरह के मुख्तलिफ शिक्के हैं आइन की जो ये प्रोटेक्शन हमें देता है, लेकिन इसके बावजूद जो है इस तरह इंटरनेट की बंदिश जो है मेरे ख्याल से नाकाबिले बर्दाश्त है, और पाकिस्तानियों के लिए जो एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जो है इंटरनेट एक बुनियादी हक़ है इंसानों का, और मालूमात तक रसाई के लिए जो है फिर इंटरनेट को अगर आप बंद करते हैं तो पैनिक भी क्रिएट होता है, और इसके अलावा इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी इसका बहुत ज़्यादा है। जो माशी इसका लॉस होता है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जा सकता है जब इस तरह आप इंटरनेट को बंद करते हैं, और फिर जो है अनसर्टेनिटी भी आती है। लेकिन जो जमहूरी हकूक़ हैं इंसानों के, उस पर इस किस्म के कतगने लगाना, इंटरनेट को बंद करना जो है ये डिक्टेटरशिप्स में ही होता है, जमहूरी माशरे में नहीं होता। केयर टेकर हुकूमत का काम ही है कि उन्होंने सिर्फ इलेक्शंस करवाने हैं। तो इस तरह की जो बंदिश है इंटरनेट सर्विसेज की, वो तो मेरे ख्याल से जमहूरियत के बिल्कुल ख़िलाफ़ वर्जी है। अच्छा उसामा, एक और चीज़, जहाँ इज़हार राय की आज़ादी की बात है, वहीं ये इशू भी होगा कि फ़ेक न्यूज़, फ़ेक वीडियोज़, प्रोपेगेंडा भी सोशल मीडिया के ज़रिए हो और इससे इंतशार फैलने का ख़दशा भी हो। तो इस चीज़ को कैसे रोकें? अब कुछ तो चेक एंड बैलेंस होना ही पड़ेगा फिर। इंटरनेट
इंटरनेट के ज़रिए जो है बहुत आसान हो गया। डीप फेक्स का इस्तेमाल होता है, उसमें आप किसी भी तस्वीर, वीडियो, आवाज़ जो है मिला के स्पीचें पूरी बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें फैक्ट चेकिंग जो है वो मीडिया हाउसेस पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि किस तरह आप फैक्ट चेकिंग करेंगे, उसको किस तरह कम्युनिकेट करेंगे लोगों तक, और ये जल्द से जल्द करने की ज़रूरत है। और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी इस तरह पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं जो फैक्ट चेकिंग करती हैं, लेकिन इसको वेरीफाई करने के लिए मीडिया हाउसेस के अंदर भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और आम शहरियों को भी जो है जो भी मालूमात आएँ उस पर यकीन ना करें, थोड़ी सी तस्दीक करें, थोड़ी रिसर्च करें और देखें कि क्या ये असल में सच्ची खबर है, सच्ची वीडियो या तस्वीर है। और जब तक आप श्योर नहीं होते उसको आप फॉरवर्ड भी ना करें। तो मेरे ख्याल से हर किसी का इसमें किरदार होना चाहिए, लेकिन इस पर कवानीन लाना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो सकता है। हम देखते हैं ऑलरेडी हुकूमत और रियासत की तरफ अक्सर जो है डिसइंफॉर्मेशन आती है। अभी जिस तरह भी PTA कह रही है कि जो हमने इंटरनेट नहीं बंद किया, तो भैया आप बताएं किसने फिर बंद किया है। लेकिन इस किस्म के फिर क्लेम्स जो हैं, अगर आप स्टेट के हाथ में इसका कंट्रोल दे दें तो फिर क्या सच है क्या झूठ है वो वही होगा जो वो चाहते हैं और जो सरकारी मीडिया पे चलेगा। तो मेरे ख्याल से जमहूरियत के लिए तो वो मुमकिन नहीं हो पाएगा और ना तो मुनासिब होगा। तो इसी वजह से हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी को रेगुलेशन हो सकती है मीडिया इंडस्ट्री के अंदर स्टैंडर्ड्स इसके हों, और सोशल मीडिया पे भी एक्टिविस्ट और दीगर ऑर्गेनाइजेशंस अगर फैक्ट चेकिंग तेज़ रखें और जो कॉमन सिटीजन्स हैं वो भी इसमें अपना किरदार प्ले कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका उसामा, यू वेरी राइट। मीडिया हाउसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती लेकिन है। ये अगर हम वापस इतवार को चले जाएं ना और क्या हुआ और सब कुछ, तो उसमें एक और एलिमेंट ये था कि उसमें भी PTI चेयरमैन की अपनी स्पीच जो थी वो भी AI के थ्रू ही की गई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीप फेक, वट एवर यू वांट टू से। तो इसमें भी आई फील कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ओरिजिनली चीज़ होती है, उनको इन चीज़ों में भी नहीं पढ़ना चाहिए। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एनी अदर पार्टी, ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे ना। एक दफ़ा अगर आपने वो ओपनिंग दे दी तो फिर क्या पैगाम बनाकर चलाएगा और क्या उसका असर होगा, ये चीज़ लिटरली आउट ऑफ हैंड जा सकती है। क्योंकि अभी तो आपको ये वर्कआउट आपके लिए कर रही होगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन, बल्कि इन द वेरी नियर फ्यूचर, ये चीज़ शायद आप ही के अगेंस्ट भी काम हो जाए। तो वैसे किसने आज तो आपने वो ओपनिंग AI की जो दी है फॉर ए वेरी पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर कि हम उनकी आवाज़ AI के थ्रू हम पहुंचाएंगे उनके फॉलोअर्स को, that needs to be ये लिटरली ये हाथ से ऐसे निकल सकती है बात कि पता भी नहीं रहेगा हुआ क्या। क्योंकि एक दफा तो हो गया और जो माशी एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेट बंदिश है ना, उस पे तो बहुत तफसीली बात की जा सकती है। इतनी बड़ी फ्रीलांस हमारी मार्केट है, हमारी डेडलाइंस होती हैं बच्चों की जो उन्होंने सबमिशंस करनी होती हैं, ऑर्डर्स डिलीवर करने होते हैं, सब कुछ होता है। एवरीथिंग इज इंटरनेट डिपेंडेंट, सो बिलियंस ऑफ फ्रीलांस का जो हमारा काम है वो मुतासिर होता है। अगर कोई इस तरह मुतासिर हुआ तो हमने दिखाना है अपने हमारे लड़के जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं माशाल्लाह, उनके सामने खबर वो भी है। चलिए मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा लोगों को देखने के लिए। दिखाएं भाई। सो बाबर आजम को अगर हम दिखा सकें, अब हैं तो हमें प्यार तो है ना बाबर आजम से। लोग दीवानावार उनकी प्रैक्टिस सेशन में पहुँचे हमारी टीम के लड़कों के साथ सेल्फियाँ बनवाने के लिए, ऑटोग्राफ्स लेने के लिए। सो ये हमारे ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी हसन अली, बाबर, ये तो रिजवान थे, ये बाबर आजम हैं। ऑफ कोर्स भाई, फैन क्लब है, जो भी तो है। परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती जाती है, दैट डजंट मीन दीज आर नॉट आवर स्टार्स। कहाँ कहा है? मैं आपको नहीं कह रही, मैं जनरली कह रही हूँ। नहीं वैसे मतलब ये हमारे स्टार्स हैं। ओके, आपको ही कह रही हूँ। नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम देम, ये स्टार्स हैं और जाहिर है हमें भी मौका मिलेगा तो हम भी ऑटोग्राफ लेंगे और तस्वीर बनवाएंगे यार। सो दैट इज़ इट। कराची से खबर है हमारे पास कि कराची में एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि भत्ताखोर सरगर्म हो रहे हैं। बुध को टिम्बर मार्केट में स्टील का कारोबार करने वाले ताजर शहजाद जाफरानी को मुसल्लह मुलजमान ने दुकान में फायरिंग करके कत्ल कर दिया। हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार थे जो फायरिंग करके फ़रार हो गए। मकतूल का कसूर ये था कि उसने भत्ता देने से इनकार कर दिया था। और ताजरों के मुताबिक शहर में भत्ताखोरी की वारदातें एक बार फिर पड़ना शुरू हो गई हैं और ताजरों को भत्ते की पर्चियाँ दोबारा, याद है ना आपको, मिल रही हैं। रवा साल अस्करी पार्क के करीब एक प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को फायरिंग करके जख्मी कर दिया गया था। प्रोजेक्ट के मालिक ने इस वाक़े को भी भत्ताखोरी का शाखसाना करार दिया था। उसका ये दावा था कि बैरून मुल्क से उसे कॉल करके
भत्ता मांगा गया था। शहजाद जाफरानी कत्ल में भी ऐसी ही इत्तलात सामने आ रही हैं कि कराची में भत्ताखोरों के एक बार फिर सर उठाने से ताजर बिरादरी बहुत परेशान हैं, तशवीश की लहर दौड़ गई है, परेशान है। कराची की ताजर बिरादरी ने बड़े मुश्किल, आपको पता है, हालात देखे होंगे। You remember अच्छा, that time? I don't remember because I But was you not have heard here, of but definitely I've heard। जब हम कुछ साल पहले इधर कराची मूव हुए थे तो ये सारी बातें हमने सुनी, जो लोग हमारे दोस्त कराची में रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में काफ़ी बेहतरी आ गई, लेकिन अब इट सीम्स दैट इट इज़ अगेन हैपनिंग। मेरा ख्याल है कि ये एक आध वाक़या तक ही महदूद रहे मामला तो बेहतर है। जी, रिपोर्टर जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह हमारे साथ हैं। ज़ीशान, सबसे पहले तो बड़ी परेशान कुन बात है, कराची में एक ताजिर के कत्ल से मुतालिक बताया जा रहा है कि ये भत्ते के मामले पर टारगेट किया गया है इसको। तो पुलिस को ये शक कैसे हुआ, क्या वजूहात हैं इनके पीछे, बैकग्राउंड बताएं। जी देखिए, बिल्कुल बुध की शाम को जो कुम्हारवाड़ा टिम्बर मार्केट और नेपर थाने की हदूद में ताजिर को टारगेट करके कत्ल किया गया है। इस हवाले से पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की अब तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो ताजिर है उसके कत्ल के 20 मिनट के बाद उनके एक मुलाजिम राहिल के पास एक बैरून मुल्क से कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने इस हवाले से अपने बारे में नहीं बताया कि वो कौन है या किस तंजीम से उसका ताल्लुक़ है, ताहम उसने इस कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की और फ़ोन बंद कर दिया। इस हवाले से पुलिस हुकाम से जो हमारी बात हुई है तो तफ्तीश के तौर पे जो मकतूल शहजाद जाफरानी हैं उनके मोबाइल की तफसीलात पुलिस ने ले ली है, उनके डाटा मंगाने के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा जो मुलाजिम ने बयान दिया है वो भी रिकॉर्ड कर लिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि अब तक इन्हें कोई भत्ते की कॉल मौसूल नहीं हुई थी, लेकिन उनके ऊपर फायरिंग के वाक़े के बाद जब उनकी मौत हो गई थी तो 20 मिनट के बाद में ये कॉल आई उनके पास, जहाँ पे उनसे ये कहा गया इस कत्ल की ज़िम्मेदारी कबूल की गई और उसके अंदर जो भी बैरून मुल्क से कॉल करने वाला शख्स था उसने ये दावा किया है कि ये वारदात भी उसने करवाई है। पुलिस हुकाम से अब इस पुलिस हुकाम का कहना है कि मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही हैं ताकि असल हक़ाइक़ तक और असल मुल्ज़िमान तक पहुँचा जा सके, जबकि जाए वक़ुआ से 2 खोल मिले थे जिन्हें फ़ोरेंसिक के लिए भी भेज दिया गया है। अच्छा, अब कराची में हमें पता ही है ज़ीशान, आपने भी सारे हालात देखे, कवर किए, टारगेट किले, खुसूसन भत्ते के इशू पर कत्ल एक मामूल था जिसमें फिर बहुत अरसे से बेहतरी आई, कमी आई, ख़त्म हो गया ये जुर्म, पर्टिकुलरली एक्सटॉर्शन वाला जो मामला था। लेकिन अब इस तरह के जराइम में कमी आई गई, कंट्रोल किया भी गया, तो उस पुलिस के पास कोई तजर्बा तो होगा कि उन्होंने कैसे इसे कंट्रोल किया। क्या करना है अब इस नए मामले का जो अब दोबारा सर उठा रहा है, ऐसा लग रहा है ये इशू? जी बिल्कुल, कराची में भत्ता माफिया का एक तवील अरसे राज रहा है। भत्ता ना देने की सूरत में किसी भी ताजिर को कत्ल कर दिया जाता था या पर्ची के साथ 2 गोलियां भेजी जाती थी ताकि उसको थ्रेट किया जा सके, और इस खौफ के बायस से जो शख्स है, जो भी ताजिर है, वो भत्ते की रकम अदा कर दिया जाता था। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि मुख्तलिफ जो ताजिर हजरात हैं उनके जो बच्चों को अगवा कर लिया जाता था, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की जाती थी और भत्ता और तावान की रकम, भत्ता या तावान की सूरत में रकम वसूल की जाती थी। तहम इस हवाले से पुलिस ने हिकमत अमली मुरतब की थी। साथ ही साथ जो रेंजर्स की जानिब से भी इससे काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन किया गया। रेंजर्स, CPLC, पुलिस ने मुश्तरका तौर पे इसके ऊपर हिकमत अमली बनाई, जिसके बाद में इसके ऊपर काफ़ी सारे जो ऐसे लोग सरगर्म हो गए थे जो भत्ते के पर्चियाँ वगैरह भेजते थे मुख्तलिफ तंजीमों के नाम से। लियारी अमन कमेटी का भी इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा नाम आया। इसके अलावा मुख्तलिफ दहशतगर्दों की जानिब से भी कोट किया जाता था, लेकिन इसमें ज़्यादातर ऐसे लोग भी मिले जो कि किसी जान पहचान की सूरत में अपने रिश्तेदारों को इस तरीके से भत्ते की पर्ची बेचते थे। साथ ही साथ ऐसे अनासिर भी, ऐसे गैंग्स भी गिरफ्तार हुए जिनका काम ही प्योरली भत्ता माफिया का था, उनको ख़त्म किया गया। अच्छा, अब ये बताएं, ये तो सब कुछ हमें समझ आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अब करना क्या है? क्या हुकाम इसे रोकने के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं? रवां साल तकरीबन ऐसी सैकड़ों वारदातें रिपोर्ट हुई हैं जिसके अंदर भत्ता तलब किया गया है, लेकिन उसके अंदर मेजॉरिटी जो केसेस हैं वो ज़्यादातर देखने में आए हैं कि या तो कोई करीबी जो है वो फ़ोन के ज़रिए या जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया की कॉल्स के ज़रिए थ्रेट करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उसे कोई रकम मिल सके।
लेकिन अभी भी हुकाम का क्योंकि वाक़या सामने आया, उसके अंदर एक ताजिर का कत्ल हुआ है, तो अब हुकाम इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव देखने में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो ये वाक़या काफ़ी ब्रूटल है, गोली मार के गए हैं, तो इसलिए अब काफ़ी लोगों की ख़ुश तौर पर शहरियों की इस हवाले से तशवीश में इजाफा हुआ है कि मेन मार्केट में एक बड़े ताजिर को इस तरीके से कत्ल कर दिया जाए। तो इस हवाले से पुलिस हुकाम भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर सर जोड़ कर बैठे हैं ताकि इस चीज़ की तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाए। पहले ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि ये वारदात की किसने थी, और उसके बाद में उसी हिसाब से मज़ीद हिकमत अमली मुरतब की जाए, ताकि ऐसे गैंग्स को जो माजी में भी ऐसी वारदातें करते रहते हैं, अगर कोई जेल से बाहर आया है तो उसके ख़िलाफ़ उनको भी चेक में रखा जाए। ऑलराइट ज़ीशान शाह, थैंक यू। ये डेफिनेटली अलार्मिंग है और इसको बिल्कुल अभी जिसको कहते हैं ना कि कंट्रोल ना किया गया तो बिकॉज इट हैज़ हैपेंड बिफोर, तो ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। सो ये एक आध वाकया जो हो गया, मेरा ख्याल है कि जैसे कहते हैं ना एक चीज़ को फुल स्टॉप लगा देना, हाँ, उसको फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। ये ज़ीरो टॉलरेंस पे है, होना चाहिए कराची में। आई एम श्योर चाहे रेंजर्स जिनके पास जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन करने की कराची में, वो उनकी भी जिम्मेदारी है, और पुलिस तो है ही। सो उन दोनों को आई गेस इस पे देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। मूविंग ऑन, अब जरा ये सुनिए और बताएं कि वेदर यू एग्री विद इट और नॉट। सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे, उल्टी सीधी फुलझड़ियां छोड़ने और नित नए ट्रेंड्स चलाने वाला जो हमारा नौजवान तबका है वो अमली तौर पर सियासत से दूर है और इसे इलेक्शन लड़ने से भी दिलचस्पी नहीं है। यहाँ तक कि बहुत सारे जो हैं वो वोट देने भी नहीं निकलते। इस बात का इंकशाफ हुआ है पिल डैट की हालिया रिपोर्ट में। एक ऐसा मुल्क जिसके 5.5 करोड़ नौजवान वोटर्स हों, उसके लिए ये बात तशवीश का बायस तो होनी चाहिए। और इस वक्त आपको बता दें कि इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले नौजवान उम्मीदवार उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। पीटीआई में नए चेहरे नजर आए। दुनिया के बहुत कुछ ममालिक में बाकायदा पेनल्टीज हैं अगर आप वोट नहीं देंगे। हमारे जैसे मुल्क में जहाँ टर्नआउट का इशू हमेशा ही रहता है, वहाँ पे मेरा ये सवाल था अपने कुछ गैर मुल्की दोस्तों से, जिस तरह आई गेस लेबनान में बात हो रही थी, ऑस्ट्रेलिया में बात हो रही थी, कि क्या करते हैं तो यू हैव द राइट टू से यू हैव टू गो टू द पोलिंग स्टेशन और आप उसमें अपना वोट नल एंड वॉइड करके खुद आ सकते हैं, बट आपको जाना पड़ेगा। अभी तो आप उनकी बात कर रहे हैं जो जा सकते हैं और नल एंड वॉइड करें, या तो खवातीन निकलती नहीं है और वही तो मैं कह रहा हूं को तो इजाजत ही नहीं होती निकल के। सो देयर शुड बी अ पेनल्टी विद इट कि आप कुछ भी करें, टैक्स रिटर्न्स वाला मामले से जोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, मगर वोट डालना जरूरी होना चाहिए। अच्छा, नए चेहरे अभी हमने क्या लास्ट लेटली कब देखे, पीटीआई में नए चेहरे नजर आए, एमक्यूएम ने भी नौजवानों पर भरोसा किया, मगर अब यहाँ भी हालात दूसरी जमातों से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। और बाद सियासी रहनुमाओं का ख्याल है कि स्टूडेंट यूनियंस पर पाबंदी ने नई सियासी क़यादत उभरने के इम्कानात जो हैं वो महदूद कर दिए हैं, विच इज़ एक्चुअली वैलिड रीज़न कि यही हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को इलेक्शन मुहिम में खुद बुजुर्गों को घर बैठने का मुस्तकिल मशवरा वो देते रहते हैं। ही नोज व्हाट इज हैपनिंग। जरा सुने उन्हें। जो पाकिस्तान के पुराने सियासतदान हैं, जो आज भी पुराना सियासत कर रहे हैं, अना की सियासत कर रहे हैं, अपने जातियात की सियासत कर रहे हैं, सियासत को इख्तिलाफ राय के बजाय जाती दुश्मनियां पे पहुंचाए हैं। इस मुल्क का आम आदमी का आवाज बनना है, इस मुल्क का पसमानदा तबका का नुमाइंदगी करना है। अगर मसला है तो हमारे बुजुर्ग सियासतदानों का अना का मसला है, अगर मसला है तो हमारे पुराने सियासतदानों के पुराने सियासत का मसला है। खास तौर पे जो हमारे पंजाब के सियासतदान हैं, जो हमारे लाहौर के सियासतदान हैं, उनका सियासत कोई ऐसा है कि या मैं खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। बिलावल के बयानात अपनी जगह, मगर उनकी अपनी जमात में ख़ुद नौजवान सियासी क़यादत का फुकदान है। ये पीपल्स पार्टी ही थी जिसने लगातार 80 साल बुज़ुर्ग कायम अली शाह को दो बार एक्चुअली सिंध का वज़ीर आला बनाया था। अब बाज़ लोग कहते हैं कि उस वक्त बिलावल साहब का शायद पार्टी पे उस तरह से असर और रसूख नहीं था, ही वॉज स्टिल लर्निंग। जरदारी साहब भी पार्टी चलाते थे तो ये उनके ही फैसले थे। पीपल्स पार्टी को ऑल्दो बिलावल और नून लीग को मरीम नवाज़ की शक्ल में
यंग क़यादत ज़रूर मैसर है। बिलावल तो सर्टनली यंग हैं और यंग क़यादत भी हैं, और लेट्स सी क्या होता है। दूसरी तरफ आसिफ अली ज़रदारी हों या नवाज़ शरीफ हों, आवाम के सामने नौजवानों की सियासी अहमियत सब मानते हैं, करते क्या हैं वे पता नहीं है। हम खुद अपना आप को संभालेंगे, खुद अपने आप को हम चलाएंगे। हम हैं कल का फ्यूचर, आप हैं कल का फ्यूचर, बिलावल है कल का फ्यूचर, आपके बच्चे हैं हमारा फ्यूचर। उनके लिए हमने सिर्फ फैसिलिटी क्रिएट करनी है ताकि वो तरक्की कर सके। और हम आइंदा आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह अक़लीती नौजवानों और अपनी बहनों ख़वातीन के किरदार को और भी फ़रोग़ देने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अक़लीती के साथ मिलकर ही पाकिस्तान मुकम्मल होता है। अच्छा, बड़ी जमातों की सियासी क़यादत को समझना पड़ेगा कि नौजवान ही हैं जिन्होंने आगे चलकर मुल्क को संभालना है और चलाना भी है। नौजवानों को सियासी मैदान में लाने की हौसला अफजाई करना होगी। और वैसे ये सवाल भी अहम है कि क्या कभी ऐसा वक्त आएगा, अब्दुल्ला बताएं, बल्कि कि जब बुज़ुर्ग सियासी रहनुमा जो हैं वो खुद सोचेंगे कि क़यादत अब नौजवानों के हाथ में दे देनी चाहिए एंड दे विल गिव अप देयर स्पेस। ऐसा वक्त नहीं आएगा, क्योंकि who likes to give up on power? Who likes to give up on power, my friend? And the irony is कि अगर सोशल मीडिया देखा जाए ना, which is actually literally a drop in the ocean, तो लगता है हम बड़े politicized नेशन है। ओपिनियनेटेड तो हैं, हर चीज़ पे ओपिनियन होगा, लेकिन उसके बाद इतनी हिम्मत भी ना करना, मतलब लिटरली इतनी एनर्जी ना अपने अंदर लाना कि जाके वोट कर सकें। इसीलिए तो कि वोटर टर्नआउट भी हमारा कितना कम होता है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर जस्ट इंटररिलेटेड। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरबराह पिलडाट। अहमद साहब, एक तासुर ये रहा है, बताया जाता रहा कि भाई नौजवान वोटर्स जो है वो कौमी इलेक्शन में गेम चेंजर साबित होगा इस मरतबा भी। अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो इस तासुर की तरदीद कर रही है या तायीद करती है? आप प्लीज़ हमें हक़ाइक़ तो बताएं कि क्या कुछ इस रिपोर्ट ने अफशा किया, मतलब बताया? बहुत शुक्रिया। नहीं, अफशा बहुत अच्छा लफ्ज़ आपने बोला था। देखिए, वो हुमा ने हैरानी से मुझे देखा था, इसलिए मैं ज़रा चेंज कर। नौजवानों की बात आ रही है, आप तो एक अफशा की बात कर रहे हैं। सॉरी, जोक्स असाइड। जी देखिए, बात यह है कि नौजवानों का पोटेंशियल तो बहुत है, वो गेम चेंजर साबित हो तो सकते हैं। यानी उनकी जो टोटल वोटर्स हैं हमारे रजिस्टर्ड, उनमें 45% यंग वोटर्स हैं और 22 मिलियन वो हैं जो पहली दफ़ा वोट डाल रहे होंगे। लेकिन क्या वो वोट डालने जाएंगे, ये सवाल है। और साबिका जो 8 इलेक्शन हुए हैं उनके अंदर अगर हमारा एवरेज वोटर टर्नआउट 45% रहा है, तो नौजवानों का वोटर टर्नआउट 31% रहा है, यानी 14 परसेंटेज पॉइंट नीचे था एवरेज से। तो इसका मतलब है कि नौजवान जनरली वोट नहीं डालता। वो सोशल मीडिया पे भले एक्टिव हो और वैसे बहुत वो सियासी तौर पे अपने आप को इंडल्ज करे बहसों के अंदर, लेकिन जब अमल का वक्त आता है वोट डालने का तो उस वक्त वो पीछे रह जाता है। उसके असबाब हो सकते हैं, लेकिन उनका पोटेंशियल अपनी जगह। लेकिन हकीकत ये है, अगर ये सिलसिला इस दफ़ा भी यही रहा तो फिर ये बहुत अफसोसनाक होगा। देखिए अहमद बिलाल साहब, पोटेंशियल इज़ वन थिंग, लेकिन इफ़ द पोटेंशियल इज़ नॉट टैप्ड इनटू और यूटिलाइज्ड तो क्या काम है फिर उस पोटेंशियल का? नंबर वन, आपने बिल्कुल सही बताया कि सोशल मीडिया पे बहुत दावे होते हैं, बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन अमली तौर पर चेंज की अगर तब्दीली की बात हो तो उसके लिए कोई हिलता भी नहीं है। फॉर क्लैरिटी सेक ये बताएं कि व्हेन वी टॉक अबाउट नौजवान, यूथ, व्हाट एज ब्रैकेट आर वी टॉकिंग अबाउट? आर दीज यंग प्रोफेशनल स्टूडेंट्स? ऑफिशियल डेफिनेशन जो यूथ की है वो है 29 इयर्स तक के लोग। चूँकि हमारे यहाँ 18 साल की कम से कम एज रिक्वायर्ड है वोट डालने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए, तो 18 से 29 इयर्स तक के जो लोग हैं वो तो नौजवान हैं। लेकिन हम 29 से 35 तक के लोगों को भी जवानों में शरीक करते हैं। तो इसलिए जो मैं स्टेटिस्टिक्स आपको दे रहा हूँ ये 18 से 35 साल के लोगों के स्टेटिस्टिक्स हैं जिनको हम नौजवान या जवान समझते हैं, और ये उनके स्टेटिस्टिक्स हैं कि उनमें से सिर्फ 31% वोट डालने गए थे पिछले 8 इलेक्शनों के अंदर। आपको क्या रीज़न नज़र आ रहा है कि अगर लैक ऑफ इंटरेस्ट आपकी रिपोर्ट के मुताबिक है
तो दे हैव गिवन अप, होपलेसनेस है। या फिर एक एलिमेंट मैं आपको बताता हूँ ना, हमने पिछले इलेक्शन के रिकॉर्ड का भी तस्करा किया जहाँ 45% अगर एवरेज टर्नआउट था तो नौजवानों का इससे 10-11% कम था। अभी एक तासुर पर्टिकुलरली एक सियासी जमात लेट्स से पीटीआई देती है कि भाई हम नौजवानों में सबसे मकबूल सियासी जमात हैं और हमारे लीडर जो हैं ज़ाहिर है उनके अभी फ्यूचर का कुछ पता नहीं है। तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि वो जमात जो दावा करती है कि भाई हम नौजवानों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, नौजवान इसलिए नहीं इंटरेस्टेड हैं इस दफ़ा? देखिए, ये जो पार्टियां हैं जो दावा करती हैं नौजवानों को सपोर्ट करने का, उनका मामला ये है कि वो जब टिकट देने का मामला आता है तो उस वक्त वो बहुत पीछे रह जाती हैं। मसला आपने पीटीआई का जिक्र किया तो मैंने आपको बताया कि वोटर्स की तादाद तो 44% है नौजवानों की और जवानों की रजिस्टर्ड वोटर्स में, लेकिन जिन लोगों को उन्होंने टिकट दिए उनमें से नौजवानों और जवानों की तादाद सिर्फ 18% थी पीटीआई की, पीएमएलएन की 13% थी और पीपल्स पार्टी की 18% थी। तो इसका मतलब ये पीटीआई और पीपल्स पार्टी एक ही परसेंटेज पे मौजूद थे नौजवानों को मौका देने में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने का मौका देने में। मैंने थोड़ी सी गलती की, पीपल्स पार्टी की 18% है और पीटीआई की 16% है, यानी पीटीआई पीपल्स पार्टी से भी पीछे भी कम जी, और पीएमएलएन 13% है, यानी वो सबसे कम है। और सबसे ज्यादा जिसने नौजवानों को टिकट दिए हैं रिलेटिवली वो टीएलपी है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, 36% नौजवानों को टिकट दिए उन्होंने। Imagine. तो ये सूरत हाल है हमारे यहाँ, जब पार्टियां नौजवानों को सिर्फ लिप सर्विस करती हैं और उनकी हमायत का ऐलान करती हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है या उनको अपनी पार्टी के ऑफिस देने की बारी आती है तो वो फिर पुराने लोगों को, जो ओल्ड लोग हैं, ओल्ड गार्ड है, उन्हीं को मौका देते हैं। तो ये भी एक वजह है नौजवानों के वोट ना डालने की। लेकिन उनको जनरली, आप हमारे सियासी लीडर अगर आप देखें तो वो ये कहते हुए दिखाई देंगे कि सियासी जो हमारा इंतखाबी निज़ाम है वो काबिल एतमाद नहीं है, वो समझते हैं कि इंतखाब गलत होते हैं। तो नौजवानों के अंदर भी ये बात बैठ गई है कि इलेक्शन तो ठीक होते नहीं, तो हम क्यों वोट डालने के लिए जाएं। हालांकि अगर वो ज़्यादा तादाद में वोट डालने जाएंगे तो फिर इंतखाबी निज़ाम को रिग करने के इम्कानात कम हो जाएंगे। अच्छा, ये तो चले वोट डालने के हिसाब से एक बात हो गई ना, व्हाट अबाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ एक्टिव पॉलिटिक्स? अब नौजवानों को भी मे बी, दिस इज जस्ट थॉट, कि एक करियर चाहिए, पॉलिटिक्स एज अ करियर एंड नॉट जस्ट पब्लिक सर्विस। तो कोई इनकम भी उनको साथ साथ चाहिए, उनको शायद ये करियर बनते हुए नजर नहीं आ रहा। ये बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बुनियादी सा सवाल है कि आप जिस करियर को ज्वाइन करते हैं फिर वहाँ आपको एक रेगुलर इनकम मिलती है, लेकिन इंतखाबात और सियासत ऐसी चीज़ नहीं है। इसमें वही लोग आते हैं जिनके पास किसी दूसरे सोर्स से बड़ी स्टेडी इनकम आ रही हो तो वो सियासत में वैसे आ जाते हैं, इसमें से कुछ मिलता उसी वक्त है जब आप पावर में आ जाएं, और वो भी अगर जायज़ तरीके से देखें तो बहुत कम मिलता है। तो ये एक वजह है, उसको कंपनसेट करने के लिए सियासी जमातें जहां ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, वो सियासी जमातें अपने उन लोगों का खर्च उठाती हैं इलेक्शन का जो मेरिट पे तो आते हैं, जो बहुत काबिल होते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते। लेकिन हम तो यहाँ उम्मीदवार से तकाजा करते हैं कि वो ना सिर्फ अपने पैसे खर्च करे बल्कि पार्टी को भी फंड करेगा। जी हाँ, तो ये क्राउड फंडिंग का जब तक रिवाज नहीं होगा और हम पार्टियां मुस्तहिक उम्मीदवारों को सपोर्ट नहीं करेंगी तब तक नौजवान इसे करियर नहीं बनाते। ये पता नहीं वो तो कल्चर कब आएगा। इसीलिए तो एक ये तासुर ये भी तो है, इफ यू आर नॉट रिच इनफ यू कैन नॉट बी अ पॉलिटिशियन। जमात इस्लामी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रिवायती तौर पर अमीर नहीं है, पैसे नहीं हैं, और भी मेन स्ट्रीम जमातों में भी ऐसे लोग हैं जो रिवायती तौर पर बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, बट दे स्टिल कंटेस्ट इलेक्शंस एंड विन। ये बताइएगा, हाउ फार आर वी? हम हमारे पास दुनिया में ऐसे मुल्क मौजूद हैं जहां मैंडेटरी है वोट कास्ट करना, लाजिम है। आप जाएंगे, पर्ची पे नाम लिखेंगे, आपने किसी को नहीं चूज़ करना, आपके पास आई चूज़ नॉट टू वोट, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन क्या हमें करना चाहिए, सोच होनी चाहिए हमारी भी, इस तरफ कोई कदम उठाया जा सकता है? दुनिया के गालिबन 30% के करीब मुल्क ऐसे हैं जहां कंपल्सरी वोटिंग है। कानून के मुताबिक अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको जुर्माना होगा, सजा भी हो सकती है।
लेकिन हमारे मुल्क में चूंकि कानून की एनफोर्समेंट का मामला बहुत कमज़ोर है, अगर हम कानून बना भी दें तो उस कानून पे अमल दरामद कैसे कराएंगे जब इतनी बड़ी तादाद उसकी वायलेशन पे उतर आए, तो उसकी फिर कोई हल ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो बेहतर तो ये है कि आप लोगों की सिविक एजुकेशन करें। आपने जिक्र किया था स्टूडेंट्स यूनियन का। स्टूडेंट्स यूनियन एक बहुत अच्छा तरीका होता था कि जब वो तालिब इल्म होते हैं तो उस ज़माने में उनको वोट डालने की, कैंपेन करने की एक शऊर पैदा होता है, तो वो भी हमारे यहाँ 84 के बाद ख़त्म हो गया। तो स्टूडेंट्स यूनियन को रिवाइव करें, सियासी जमातें अपने नौजवानों को टिकट दें, अपने ऑफिस बेरर बनाएं, तो इससे शऊर पैदा होगा। शऊर की बुनियाद पे लोग वोट डालेंगे। कानून की बुनियाद पे तो मुझे लगता है जैसे हम सुर्ख बत्ती के ऊपर अपनी गाड़ी नहीं रोकते, चूँकि कानून की एनफोर्समेंट कमज़ोर है, तो वोट डालने के लिए अगर कानून बन भी जाए तो भी क्या हम डालने जाएंगे? मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं से शुरू किया जा सकता है, कहीं जुर्मानों से ही मामला शुरू किया जा सकता है। इन्फोर्समेंट जैसे सुर्ख बत्ती पे लाहौर में लोग रुकते हैं, कराची में नहीं रुकते, सो ये इन्फोर्समेंट का मसला है। या इस्लामाबाद में रुकते हैं, कराची में नहीं रुकते। लेकिन फिर कुछ चीज़ें जो कि मेक सेंस वो हो भी जाती हैं, जैसे सीट बेल्ट। हाँ। पहले तो चक्कर ही नहीं होता, गाड़ियों में सीट बेल्ट आती ही नहीं। आहिस्ता आहिस्ता आई गेस अगर आप कोई कानून बना दें तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मेजॉरिटी को आप लेके आ सकते हैं। लेकिन अहमद साहब, आपने जो शऊर की बात की है और स्टूडेंट लाइफ से ही ये स्टार्ट हो जाए कि एजुकेशन, एक इंफॉर्मेशन विच विल लीड टू इंटरेस्ट, ये बहुत ज़रूरी है और ये डेफिनेटली इज़ एन आइडिया दैट शुड बी implemented. हाँ. बहुत शुक्रिया, थैंक यू बट यू नो व्हाट अ ट्रेजेडी कि वो तमाम मेन स्ट्रीम सियासी जमातें जो कि नौजवानों की रिप्रेजेंटेटिव होने की दावेदार हैं, जब वो टिकट देने की बारी आती है तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज में हम बात करेंगे, पीपल्स पार्टी सबसे आगे, उससे पीछे पीटीआई जो कहती है अपने आप को नौजवानों की पार्टी है, और माशाल्लाह जो नौजवान क़यादत का दावा करती हैं अब PMLN के, उनके पास भी एक नौजवान क़यादत हैं जो बड़े पॉपुलर हैं उनके मुताबिक, वो तो सबसे ही पीछे थे। वो तो सबसे ही पीछे। इस मरतबा लेट्स सी, आज नॉमिनेशन पेपर जमा कराने की आखिरी तारीख है। वील फाइंड आउट सून कि कितने नौजवानों को इन मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियों ने जगह दी और सीटें और टिकटें दी हैं। और फिर बात तो एंड में ये हो जाती है ना कि लोगों को कॉल आउट, अगर आपको लगता है कि जलसों में नारे बड़े बड़े हैं और अमली तौर पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, कॉल देम आउट। और ये तो जनरल इलेक्शन की बात हो रही है, हमारे यहाँ लोकल बॉडी इलेक्शन में, मतलब डिस्ट्रिक्ट सतह पे नहीं नौजवानों को मौका मिलता। लेट अलोन के वो सेनेट जाके कोई पहुंचेंगे वहाँ। अच्छा, हमने बहुत सारी क्रिकेट की बात की है, लेकिन हमने अभी विमेन क्रिकेट की बात करनी है, क्योंकि रिसेंटली हमने बहुत इम्प्रूवमेंट देखी है, हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पहले तो कुछ माशरती रुझानात, कुछ सहूलियात की कमी और कुछ दीगर मसाइल थे। अब मसाइल में पता नहीं अब कितनी कमी आई है, ये भी हम जानेंगे, लेकिन हम ख़वातीन क्रिकेट को उस मकाम पर अभी भी नहीं ला पाए जहां उसे होना चाहिए था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें बहुत बेहतरी आ चुकी है और मज़ीद आएगी भी आने वाले सालों में। ये बताने के लिए साल 2023 का एक मुख्तसर जायज़ा काफ़ी है। साल के आगाज़ पर तो हम जायज़ा लेने दें प्लीज़ मुझे। वर्ल्ड कप में हमारी ख़वातीन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, एशिया कप में भी बस गुजारा लायक ही था, बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी बस ऐसी ही रही, लेकिन फिर जबरदस्त इंप्रूवमेंट आ गई। बिल्कुल जबरदस्त इंप्रूवमेंट आई। जनूबी अफ्रीका के मुखालिफ क्लीन स्वीप, और उसके बाद वो काम जो इंडिया क्या चले छोड़े ऑस्ट्रेलिया भी ना कर सका, और वो था न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में ही जाकर सीरीज हराई। तो ये डेफिनेटली स्लो एंड स्टेडी इंप्रूवमेंट आती रही, और ये बहुत अहम और हौसला अफजा हाई पॉइंट्स हैं जिनको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ख़वातीन की PSL के मैचेस भी एक बड़ा ब्रेक थ्रू करार दिया जा सकता है। सर्टनली जी। नए साल में क्या चैलेंजेस होंगे, ये जो रीसेंट इंप्रूवमेंट हम देख रहे हैं, हमने वनडे सीरीज भी मैं कहता हूँ हम जीत सकते थे, एक मैच हम जीते थे, दूसरा हम बस जीतते रह गए थे। तो इसी पे बात करने के लिए पाकिस्तान की कौमी ख़वातीन क्रिकेट की हेड तानिया मलिक साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। शुक्रिया तानिया साहिबा। तानिया साहिबा, हमने बहुत सारी बातें की हैं, चैलेंजेस, रुझानात, फलां ढिमका, आप हमें ज़रा मज़ीद अहाता करके बता सकती हैं कि ओवर द ईयर्स हमारी वेमेन क्रिकेट टीम मौजूद है, अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, लेकिन रीसेंट इंप्रूवमेंट जो हमने देखी है, व्हाट कंट्रीब्यूटेड टू इट? क्रिकेट में जी वाकई बहुत माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आई है जी, और ये एक बहुत तवील सफ़र है जो हमने सर जी 2 साल के अंदर। सबसे पहले तो ये कि हमारे पास बच्चियां बहुत सीनियर बच्चियां थी जो खेल रही थी, और यंगर गर्ल्स में रुझान नहीं था
सबसे पहले इन वर्ल्ड कप अनाउंस हुआ, तो उसके लिए हम लोगों ने एफर्ट करना शुरू की और हमारी 8 अकेडमीज ऑल ओवर पाकिस्तान विद आवर ओन कोचेस, वो हमने जो है वो सारे एक्टिव किए। सो देवर 8 लोकेशंस जहां रेगुलर क्रिकेट खेली जा रही थी और ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारी एक अंडर 19 और एक इमर्जिंग टीम जो है वो हर रीजन में से सो दैट वाज अ बिग स्टेप और बहुत बच्चियों ने इंटरेस्ट शो किया। हमारी अंडर 19 का वर्ल्ड कप पहली दफा पाकिस्तान खेल, फर्स्ट टाइम के वर्ल्ड कप अंडर 19 इंट्रोड्यूस हुआ है। So we finished 6th in a pool of 24 teams, which was very encouraging क्योंकि this was the first time के introduce किया गया था at under 19 level. So from there onwards हमने younger लड़कियों पे भी और senior लड़कियों पे भी at their home towns जो हमारे academies हैं उधर effort करना शुरू कर दी। पर हमने बहुत मेहनत की, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेहनत की। सो There's a lot of different kind of efforts. एक जो चीज हमारी बहुत लैकिंग है वो हमारे परफॉर्मेंस और कभी सेट ऑफ प्लेयर्स जो है वो अवेलेबल टू बी सिलेक्ट तरह करके। सो आपको जो कल्चरल बात आप कर रहे थे उसमें अब बहुत खुशाइन बात ये है कि इवन इन एरियाज लाइक कोयटा, पेशावर, आप देख रहे हैं कि बच्चियां आके खेल रही हैं और दिस इज द फर्स्ट टाइम हम जो है उसमें हम 6 टीम्स फ्रॉम द रीजन इटसेल्फ कि बच्चियां उसी रीजन की हों खेलें और यू नो वी वांट टू इनकरेज दिस। सेकंड जो चीज बहुत हम लोगों with the help of was the introduction of domestic contracts. हम 20 central contracts to our senior teams तो जी तानिया, डेफिनेटली आपने जो चीजें गिनवा दी हैं वो काफी चैलेंजिंग भी हैं। लेकिन वो जो लैक ऑफ एक चीज आपने कही ना, वो एक चीज हम सुन नहीं पाए क्योंकि वो डिस्टॉर्शन में आवाज गुम हो गई। सो वील ट्राई टू रिकनेक्ट विद यू और वो जो एक चीज लैक कर रही थी वो हम जानेंगे और डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट की इंट्रोडक्शन जिसकी आप बात कर रहे थे वो भी हम तफसील से बात करेंगे। एक बात व्हाइल वी आर रिकनेक्टिंग टू तानिया, एक बात तो है जो क्रिटिसिज्म दी जाती है ना हमारी गर्ल्स की क्रिकेट टीम जब कहीं जा रही होती है, बहुत से लोग, मैंने लोगों के साथ बैठे हुए उनकी मैचेस देखे हैं और मैं ये नोटिस कर रही होती हूँ कि क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि नहीं जी भागना नहीं आता तो ये नहीं करना आता। मतलब तानिया जी ने बड़ा अच्छा एक कैप्सूल दिया है कि कितने चैलेंजेस हैं। वैसे ही आदमियों के लिए, लड़कों के लिए भी चैलेंजेस है इन एनी स्पोर्ट इन पाकिस्तान। तो लड़कियां क्रिकेट खेलने आए, दैट इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग डील। और ख़ास तौर पे हमारे अपने प्लेटफॉर्म पे कितनी लड़कियां जो हैं वो बहुत दूर दराज इलाकों से, नॉट जस्ट द बिगर सिटीज़, दूर दराज इलाकों से आती हैं एंड दे आर मोर डिटर्मिन्ड क्योंकि वो जितने ऑब्स्टिकल्स से वो लड़के और ओवरकम करके आती हैं उसके बाद उनके अंदर खेलने का, जीतने का, आगे बढ़ने का जज्बा ही कुछ और होता है। सो दैट इज अ गुड थिंग। और सबसे पहले तो लड़ाई अपने घर में लड़नी है ना लड़की को। Exactly, अगर उसने खेलना है में आके तो कुछ और मैं तो कहता हूँ लड़ाई मैच वैच सब छोड़ दें। सबसे पहले तो उसने अपने चाचा, मामू, फुप्पो, खाला, बल्कि तानिया हमारे साथ हैं, आप तानिया से भी ये पूछ लेते हैं कि आप खुद भी बैडमिंटन, नेशनल बैडमिंटन चैंपियन रही हैं, देन यू वर अ पार्ट ऑफ आईसीसी, यू वर एन आईसीसी मेंबर एज वेल। ये ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं, ये एक बड़ी यूजुअल चीज़ है पाकिस्तान में किसी के लिए भी और ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए। तो जो लड़कियां आती हैं आके, आप तो बहुत अच्छी तरह उनके मसले, चैलेंजेस समझ सकती होंगी कि हाउ टू यू नो कहाँ तक पहुंच गई, कहाँ से आई। जैसे मैंने आपसे कहा बहुत बड़ा हाथ फाइनेंशियल, जो लड़कियां आके खेलना शुरू कर उनको बहुत इनकरेज इस तरह करते हैं कि हम उनको स्कूल्स एंड कॉलेजेस में ही अब हम उनको चाह रहे हैं कि वो अपनी क्रिकेट शुरू करें। सो पेरेंट्स आर वेरी कंफर्टेबल व्हेन द गर्ल्स आर प्लेइंग इन द स्कूल्स एंड कॉलेज एनवायरनमेंट, सेफ स्पेस हो जाती है जी। सो वी आर क्रिएटिंग अ क्लब सिस्टम इन वेयर दीज are members, and we will then encourage them to play and have cricket in their background, literally where they study. So एक ये सिस्टम हम क्रिएट करें। दूसरा जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट था जी कि प्लेइंग एनी स्पोर्ट नाउ इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। वो अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए होती है, आपको ट्रैवल करके जहाँ अपने मैच खेलना है वहाँ जाना होता है,
compensate for that this domestic contract जो हमने 80 girls को दिया है, and these are all girls who are under 19, and so that they don't feel that discomfort कि जी मेरे पास I don't have. क्योंकि हमारे यहाँ एक क्रिकेट ही तो है जिसमें पैसे हैं, बाकी तो किसी स्पोर्ट्स में मतलब स्पॉन्सर नहीं अपने मिलते, ही डालने पड़ते हैं। अपने ही डालने, सिर्फ क्रिकेट ही तो है जिसमें आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं, कुछ क्या अच्छे पैसे मिल जाते हैं। कीपिंग दिस इन माइंड कि उनको एक सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें, तो गर्ल्स आर नाउ वेरी एक्साइटेड। हमारी हर वक्त जो है पहला पूल जब हमने शुरू किया था गर्ल्स, नाउ वी हैव मोर देन 400 girls playing in all our academies. So we have a great future. We can look forward to a great future क्योंकि हमारा बैकअप अब मजबूत हो गया है, ऐसा ही है। So अब हम इंटरनेशनल अपनी टीम्स को जो हमारी जिसको हम इमर्जिंग टीम कहते हैं, उनके लिए अब हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट करवा रहे हैं। रिसेंट वी हैड द ट्रायंगुलर टूर्नामेंट, इसके अंदर हमने वेस्ट इंडीज की टीम को बुलाया था इन अ होम ग्राउंड, थाईलैंड की टीम जो एक बोर्ड है जो एसोसिएटेड बोर्ड कराते हैं, उनकी टीम को बुलाया था फॉर इनकरेजमेंट। सो वी हैड अ ट्रायंगुलर सीरीज व्हिच वेंट वेरी वेल, एंड हमारी बच्चियों वी वन दैट सीरीज आल्सो। सो बैक टू बैक गुड परफॉर्मेंसेस, और हमारी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो बहुत अब सॉलिड होती जा रही है विद प्रोग्रेशन के अंडर emerging से सीनियर के एक्चुअली हम ये स्लो एंड स्टडी, लेकिन डेफिनेटली वी आर सीइंग द फ्रूट्स ऑफ दिस लेबर जो आप लोगों ने सारों ने मिलके की है। क्योंकि अगर हम अपने कुछ जो टूर्स हमने काउंट करवाए हैं, साउथ अफ्रीका या इवन न्यूजीलैंड जो बाकी मुल्क नहीं कर पाए, वो पाकिस्तानी लड़कियों ने किया, तो डेफिनेटली स्लो एंड स्टडी कह लें, बट देयर इज सो मच improvement and potential. So we are expecting great things from the girls next year. Tania ji, that is all the time we have. Thank you so much for being with us. तो लड़कियों को इनकरेज करें, बहुत आगे जाएंगी, और हमारे सामने कितने एग्जाम्पल्स हैं। सो यू कैन लिसन टू हर दिस वीकेंड, एंड ऑफ कोर्स ये वीकेंड भी क्रिसमस वीकेंड है, और इंशाल्लाह 25 को ऑन द क्रिसमस डे हम आपसे मुलाकात कर ही लेंगे। बट इन द मीन टाइम वीकेंड पे एंजॉय योर सेल्फ।